हेलो गाइस, साहू ज्ञान वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ। देखिए, फटाफट वीडियो को बिना पॉज किए इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, डिटर्मिनेंट के बारे में बताया जाता है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे कोई मैट्रिक्स अगर है ऑफ द ऑर्डर एन ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल और कम्प्लेक्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसको हम रियल और कम्प्लेक्स नंबर में यदि उसको एसोसिएट करते हैं, लिखते हैं, तो आर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो वह डिटर्मिनेंट होता है, वह स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। यानी किसी मैट्रिक्स को रियल और कॉम्प्लेक्स में जब लिखते हैं तो वही जो है डिटर्मिनेंट होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स का एक फिक्स वैल्यू यदि हम लाते हैं तो फिक्स वैल्यू लाने के लिए इसको लिखेंगे 1 2 3 4। इसको क्रॉस गुना करते हैं, इधर से इधर गुना करते हैं तो इक्वल टू 1 गुने 4 माइनस 2 गुने 3 करेंगे तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो -2 जो है एक रियल वैल्यू आया, इस मैट्रिक्स का एक रियल वैल्यू आया। तो इसलिए यह जो है हुआ, यह फॉर्म जो हुआ इसका डिटर्मिनेंट हुआ जो एक रियल वैल्यू देता है। द फादर ऑफ डिटर्मिनेंट इज पी.एस. लैपलास। पी.एस. लैपलास को फादर ऑफ डिटर्मिनेंट कहा जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के ए के डिटर्मिनेंट को इज डिनोटेड बाय मोड ए और DETA और डेल्टा से सूचित करते हैं। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट, यानी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर में स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में चर्चा किए हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया जाता है कि ए मैट्रिक्स विच हैज ठीक है नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर सेम। इसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट संभव है। जैसे मान लिया जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हुआ जिसमें रो और कॉलम भी एक हो। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के मैट्रिक्स ए है तो उसका डिटर्मिनेंट मोड ए इक्वल टू ए ही हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एग्जाम्पल डैट कोई मैट्रिक्स है 2, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मोड में 2 करेंगे, इसका वैल्यू 2 ही रह जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 गुने 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखेंगे कि उसका कितना वैल्यू आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, उसका हम लोग वैल्यू देखेंगे कितना आता है। तो देखिए दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22 का कोई मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट होता है मोड ए इज इक्वल टू हो जाता है A11 A122 माइनस A21 इंटू A12। इसके हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स यदि है, जैसे यहाँ हम लोग देखेंगे, जैसे मान लिया जाए कि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे यानी 1 2 4 5 का डिटर्मिनेंट यदि हम निकालेंगे तो इसका मान कैसे आता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि तो 1 गुने
5 माइनस 2 गुने 4 करेंगे तो 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 हो जाएगा यानी -3, -3 इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स का कैसे डिटर्मिनेंट निकलता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33 कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है -1 के टू दी पावर 1 + 1 A11 और मोड में जो है यानी A11 का मतलब हो गया इसके लिए इसको तोपेंगे, इसके रो को इसके कॉलम को तोपेंगे तो बचेगा A12 A22 A32 A23 A33, वही बात यहाँ है। अब इसको लेंगे A12 लेंगे -1 की टू दी पावर करेंगे 1 + 2 तो A12 ले लिए तो इसका भी रो और कॉलम को तोपेंगे, छिपा लेंगे तो हो जाएगा A21 A31 A23 A33, तो इसको लिख दिए। ठीक है, उसके बाद में फिर इसका वैल्यू होता है -1 के टू दी पावर 1 + 3 फिर जो है A13, उसके बाद देखिए इसको तोपेंगे तो आ जाएगा A21 A31 A22 A32, वही यहाँ पर आया है, उसका हम लोग तोड़ेंगे तो मोड A = हो जाएगा A11, उसके बाद हो जाएगा A22 A33 माइनस देखिए A22 A33 कैसे आया है, यहाँ पर जो है इसको गुना किए हैं, A22 A33 को गुना किए हैं, A32 A23 को गुना किए हैं और इसको जो है हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है यहाँ पर इसको नोटिस लिखे हैं, यहाँ पर इसको लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में A13 करके इसको यहाँ पर अरेंज कर दिए हैं, टोटल अरेंजमेंट किए हैं। देखिए दोस्तों टोटल अरेंजमेंट किए हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का अनेक प्रॉपर्टी है, जिसमें पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। देखिए पहला प्रॉपर्टी बारे में बताया जाता है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, यानी किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में यदि चेंज करते हैं तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया है जिसमें एलिमेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसके पूरे रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ A1 A2 A3 यानी इस रो को इस कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिए। तो इस तरह से यदि हम करते हैं तो दोनों का मान सेम ही होता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर A1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो -1 की टू दी पावर 1 1, फिर इसके लिए इसको तोपें, इस रो को इस कॉलम को तोपेंगे तो आएगा 5 6 8 9। ठीक है, प्लस -1 के टू दी पावर 1 + 2 यानी 2 इंटू फिर जो है इस रो को इस कॉलम को तोपेंगे तो 4 7, देखिए 4 7 6 9, उसके बाद में फिर हो जाएगा -1 के पावर 1 + 3, उसके बाद में फिर 3 बैठेगा तो फिर जो उस रो को कॉलम को तोपेंगे, देखिए इस रो को इस कॉलम को तोपेंगे तो 4 7 5 8 करेंगे और उसके बाद में करने के बाद हमारा जो है -1 के टू दी पावर 1 1 था तो 1 बच जाएगा, यहाँ -2 यहाँ 3। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ देखिए 1 × 5 × 9 = 45 -48, फिर 2 × 4 × 9 यानी 36 -47 प्लस 9 3 × 4 × 8 = 32 × 7 × 5, 7 × 5 करेंगे तो 35। और इसको हम जो आगे इसका प्रोसेस करेंगे तो 45 - 48 = -3 -2 × 36 - 42 = -6 प्लस 3 × -3 तो -3 प्लस 12 -9 तो 12 - 2 यानी 0 इसका वैल्यू आया।
अब इसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिए दोस्तों। देखिए वहाँ पर 1 2 3 फर्स्ट रो में था, इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिए। 4 5 6 फर्स्ट सेकेंड रो में था, सेकेंड कॉलम में चेंज कर दिए। 7 8 9 सेकेंड थर्ड रो में था, थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। अब इसका मान हम लोग निकालेंगे। तो फिर जो है फॉर्मूला लागू कर यहाँ किए हैं, -1 के पावर 1 लिए हैं। तो फिर जो है 5 6 8 9 प्लस -1 के पावर 1 + 2 4 × 2 3 8 9 प्लस -1 के पावर 1 3 किए हैं। 7 × 2 3 5 6 कर दिए हैं। उसके बाद इसको अरेंजमेंट करने पर इतना आया है, माइनस घटाए हैं तो इतना आया है। जैसे -1 के पावर 1 1 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर इसको जो है गुना किए हैं तो 5 × 9 45 -60 48 -4 × 2 × 9 = 19 -24 प्लस 7 × 12 -15। अब इसको प्रोसेस करेंगे तो -3 + 24 प्लस 7 × -3 तो 24 - 24 = 0। तो इस तरह से दोनों का वैल्यू सेम आया। तो इस तरह से मेरा प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी सही हुआ फ्रेंड्स। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में। कहता है कि इफ़ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई डिटर्मिनेंट है, जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 दिया है। अगर इसके दो रो या दो कॉलम को चेंज करते हैं तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर उसका वैल्यू, मान लिया जाए कि अगर उसका वैल्यू फर्स्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू 12 आता है, तो अगर उस दो रो या दो कॉलम को अगर चेंज किए रहेंगे तो उसका वैल्यू आएगा इसका +12 आएगा। जैसे हम लोग आगे समझेंगे। तो इसका जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Δ1 यानी एक मान लिए कि इसको चेंज कर दिए, ठीक है ना, इसको इसको मान लिए Δ1, इसको Δ2 मान लिए। इसमें क्या कर किए कि इसमें थर्ड रो को फर्स्ट रो में चेंज कर दिए और फर्स्ट रो को थर्ड रो में चेंज कर दिए। तो देखेंगे कि इसका जो वैल्यू होगा फर्स्ट का अगर पॉजिटिव होगा तो सेकेंड का नेगेटिव हो जाएगा, केवल साइन में ही फर्क रहेगा। जैसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ Δ1 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो इन डिटर्मिनेंट Δ = 0, इसका मान निकाले हैं ऊपर, तो इसका मान 0 आया है, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि अगर इसका इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे फर्स्ट, जैसे हम लोग यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे, जैसे इंटरचेंज कर दिए यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ सेकेंड रो को थर्ड रो से इंटरचेंज कर दिए तो इसका ही वैल्यू 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि -Δ = -Δ हो जाएगा, चाहे Δ2 = -Δ हो जाएगा। इसको हम एक और एग्जांपल से सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स लेकर हम लोग समझेंगे। जैसे मान लिया जाए कि Δ1 बराबर मान लिया जाए दिया हुआ है, कोई डिटर्मिनेंट दिया है 1 2 3 4 दिया है। इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 × 4 - 3 × 2 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 4 - 6 = आ गया माइनस में 2 आ गया। अब Δ2 लेंगे, Δ2 का मतलब हो गया इसको अगर मान लेते हैं चेंज कर देते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, 3 4 को ऊपर भेज देते हैं, 3 4 1 2 को भेज दिए। इसका वैल्यू आएगा हमारा 3 × 2 - 1 × 4 आ गया। तो इसका आ गया वैल्यू 6 - 4 = आ गया 2। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा जो आया है, Δ1 जो आया है ये Δ2 है। तो Δ1 जो आया है इसका मान -Δ2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू -2 है, इसका +2 है, तो ये भी -2 हो जाएगा। नहीं, हेलो फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टी 3 डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी 3 को देखेंगे। इसका प्रॉपर्टी 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे इसमें बताया गया है कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और corresponding एलिमेंट आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। यानी इसको अपना भाषा में कहे तो किसी भी डिटर्मिनेंट का
यदि दो रो या दो कॉलम सेम है तो उसका मान हमेशा 0 होता है। जैसे यहाँ पर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू 0। जैसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3, फर्स्ट रो फर्स्ट थर्ड रो दोनों सेम है, इसका मान निकालेंगे तो -1 के टू दी पावर 1 प्लस 1 1 इंटू 5 2 6 3 प्लस -1 के टू दी पावर 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 1 6 3 प्लस -1 के टू दी पावर 1 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 4 4 1 5 2। अब इसको हम आगे एक्सप्रेस करेंगे तो 1, देखिए दोस्तों इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस में 5 2 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 इंटू 4 1 5 2। इसको एक्सप्रेस करेंगे तो 1 इंटू 15 -12 -2 इंटू 12 -6 प्लस 3 इंटू 8 -5। इसको हम आगे लिखेंगे तो 3 माइनस देखिए -2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 प्लस 9, 12 - 12 इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, इस प्रकार इसका वैल्यू 0 हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है। प्रॉपर्टी 4 कहता है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाई के। अगर कोई मैट्रिक्स दिया है उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, तो अगर उससे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू उतना गुना बढ़ जाता है। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं ये दिया हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट रो में K से गुना कर दिया गया है, तो A1 के, ठीक है, A1 के A2 के A3 के B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो इसका वैल्यू डेल्टा 1 का मान के डेल्टा के बराबर हो जाएगा। जैसे इसको एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, जैसे डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इसका मान निकालते हैं तो -1 के पावर 1 प्लस 1 1 इंटू 5 8 6 9 प्लस -1 के टू दी पावर 1 प्लस 2 2 इंटू 4 7 6 9 प्लस -1 के टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 4 7 उसके बाद 5 8 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालेंगे तो मान आएगा 0, ठीक है। उसके बाद में मान लिया जाए कि इसको K से गुना कर दिए, K से गुना कर दिए तो K से गुना करेंगे तो इसमें 1 के यहाँ 2 के यहाँ 3 जो भी है 3 के इसमें हो जाएगा कॉमन, और उसका बाहर K हो जाएगा। उसके बाद में इसका वैल्यू 0 आया तो K गुना के बराबर आया। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 कहता है कि इफ़ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज ऑफ द सम ऑफ टू or more than 2 terms, then determinant can be expressed as sum of the 2 or more determinant। इसका पूरा का मतलब यह हुआ कि कोई डिटर्मिनेंट दिया है तो उसको 2 या 2 से अधिक डिटर्मिनेंट के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। जैसे डेल्टा इक्वल टू दिया है A1 प्लस के A2 प्लस के A3 प्लस के B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो इसको हम लोग आगे इसको बढ़ाए हैं। देखिए तो मान लिया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ पर देखिए इसको के जो जुड़ा हुआ था उसको अलग से हम लोग लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ के B1 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स of corresponding elements of other row or columns are added, then value of determinants remain the same if we apply the expression। जैसे मान लिया जाए कि कोई डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर इसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम
किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट के साथ, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट के साथ यदि हम किसी कांस्टेंट से गुना करके किसी दूसरे रो या कॉलम में घटाते हैं तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर k से गुना किए R3 जो रो है उसमें k से गुना किए, उसको हम R1 में जोड़ रहे हैं, तो R1 में जोड़ेंगे तो A1 प्लस KC1, A2 प्लस KC2, A3 प्लस KC3, उसके बाद B1 B2 B3 C1 C2 C3 आ जाएगा। उसके बाद A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस KC1 KC2 KC3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसको लिखेंगे तो देखिए दोस्तों, यानी इसको डेल्टा इक्वल टू लिख सकते हैं। देखिए या इसका वैसे तो डेल्टा आ गया, इसका प्लस के बाहर निकल सकता है क्योंकि इसमें गुना है, तो इसका C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो k इंटू 0 यानी डेल्टा प्लस 0 यानी डेल्टा, यानी डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी रो या कॉलम में किसी भी नंबर से गुना करके उसके मान को अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि अगर कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल का अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लिया जाए कि कोई ट्रायंगल है, यह ट्रायंगल है मान लेते हैं, यह जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल के बारे में देखें, जैसे मान लेते हैं कि यह एक ट्रायंगल है, ठीक है, यह एक ट्रायंगल है। इसका पॉइंट है x1 y1 x2 y2, ठीक है, कोऑर्डिनेट है, और इसका है x3 y3 कोऑर्डिनेट है। तो इसका डायरेक्ट हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 करेंगे तो इसका हम लोग आराम से इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 1/2 से गुना करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। अगर फ्रेंड्स मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, और दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हो। अगले वीडियो में फिर से कुछ पार्ट अभी बचा हुआ है, उसका इंट्रोडक्शन मैथ्स का डालने वाला हूँ। जब तक जय हिंद, नमस्कार।